हेलो फ्रेंड्स। आज हम भूटिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भूटिया का निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, कैसी इसकी अर्थव्यवस्था है, कैसे इसके अधिवास हैं, ये कृषि व्यवस्था कैसे करती है, पशुपालन है, स्थानांतरण कृषि करते, स्थानांतरणशील इनकी व्यवस्था है। ये गर्मियों में पहाड़ी की चोटियों पर चले जाते हैं और सर्दियों में ये नीचे नदियों की घाटी में आ जाते हैं। और ये क्या क्या उद्योग धंधे करते हैं, तो इन सब के बारे में इनके पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से लेके और उत्तर पूर्व तक के क्षेत्रों में जो भूटिया कई प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। हिमालय के उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर से लेके और आपके नॉर्थ ईस्ट में आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड वगैरह बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। इनमें से एक जनजाति जो है वो भूटिया है, और भूटिया जनजाति जो है ये कुमायूं हिमालय में रहती है। कुमायूं हिमालय मतलब उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं। तो इस क्षेत्र में ये जनजाति रहती है। अच्छा, भूटिया लोगों का जो क्षेत्र है इसे भूट कहते हैं। भूट क्षेत्र के नाम से ये ज़्यादा जो है प्रख्यात है, ये ज़्यादा लोग इसे जानते हैं। अल्मोड़ा ज़िले का उत्तरी पूर्वी भाग, जिसे अल्मोड़ा ज़िले की विशेषता, इसमें दो तहसीलें हैं। पहला है आसकोट और दूसरा है दरमा। ये दो तहसीलें इसमें शामिल हैं और इन दोनों तहसीलों में इस जाति की बहुल्यता है। इस जो जनजाति है इसकी बहुल्यता है। यह संपूर्ण क्षेत्र भूट कहलाता है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 10,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये लोग रहते हैं। और इसमें ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में से 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों की घाटियों में ये लोग रहते हैं, इनके गांव। पहली नदी है कृष्ण गंगा, धौली, गौरी, दरमा और काली नदियाँ। ये 5 नदियाँ यहाँ बहती हैं और इन 5 नदी की घाटियों में ये लोग, भूटिया लोग रहते हैं। अच्छा, इनका अधिवास कैसा है? अधिवास, इनके घर मकान और उनका शेप कैसा होता है, तो ये देखना है। तो जो भूटिया लोग हैं इनका अधिवास कैसा होता है, तो सभी अधिवास नदी की घाटियों में होते हैं। उनके घर मकान जो गाँव बसे होते हैं वो नदी घाटियों में बसे होते हैं, जहाँ जलवायु थोड़ी सी गर्म होती है, गर्म जलवायु होती है, ना कि बहुत ठंडी नहीं होती है। एक समझ लीजिए कि मॉडरेट किस्म की जलवायु यहाँ होती है। नदियों की घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 9,000 से 12,000 फीट ऊंची होती है। अधिकतर गांव, जिनकी संख्या 60 के लगभग है, उनके बिल्कुल गांव हैं, उनकी संख्या जो है वो 60 के लगभग है, अपेक्षाकृत समतल भूमि पर बसे होते हैं। पहाड़ी ढालों पर नहीं, समतल भूमि पर बसे होते हैं। भूट क्षेत्रों के अधिवासों पर वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। तो ये बात तो सही है, जो जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण के हिसाब से ही अपने घर मकान को बनाएगा और तैयार करेगा। ये अपने आकार, स्वरूप तथा कार्यों में अल्मोड़ा के अन्य गांवों से भिन्न होते हैं। अल्मोड़ा जो ज़िला है, उस ज़िले में और भी जो जनजातियां रहती हैं, और भी लोग रहते हैं, तो उनके मकानों से, उनके जो घर के आकार हैं, बस्तियों के आकार हैं, उनसे भिन्न इनके आकार होते हैं। भूटिया जनजाति के लोगों के जो अधिवास होते हैं, उनके अन्य जातियों के लोगों से जो मकान बनाते हैं, उनके मकान बनाने की शैली अलग है और इनके मकान बनाने की शैली अलग है। अधिकतर ये स्थायी निवास के सूचक नहीं है, और ये ऐसे मकान बनाते हैं जो स्थायी निवास के लिए नहीं बनाए जाते हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि एक बार मकान बना लिया तो को 200 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक एक ही जगह रह रहा है, ऐसा नहीं है। ये कुछ 4-5 महीने के लिए करीबन ये नीचे घाटियों में रहते हैं, फिर ये ऊपर पहाड़ी ढालों पर चले जाते हैं, फिर वहाँ रहते हैं 4-5 महीने, फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये विचरण विचरण करते रहते हैं, इधर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते रहते हैं। भूटिया अपने गांवों में अधिक से अधिक 3 महीने तक ही रहते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रहते। भूटिया लोगों के निम्नलिखित 2 प्रकार के घर हैं, ठीक है। ऊंचाई पर जहां ग्रीष्म काल में जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो गर्मी के दिनों में ऊंचाई पर जो जलवायु हो जाती है वो स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। अच्छा, यहाँ के लोग नवंबर तक रहते हैं, यहाँ पर ये लोग जो हैं ऊंचाई पर नवंबर तक रहते हैं, नवंबर के बाद सर्दी शुरू हो जाती है तो ये नीचे की घाटियों में चले आते हैं। इन 2 घरों के अलावा इनके पास एक तंबू भी होता है। एक तो जो ऊंचाई पे घर बनाते हैं, दूसरा घाटियों में बनाते हैं। उसके अलावा ये जब ये ऊपर से नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो फिर इनके पास एक तंबू होता है। ये जहाँ पर भी रात हो जाती है, थक जाते हैं, तो वहाँ पर अपना तंबू वंबू गाड़ कर वहाँ रात बिता लेते हैं या कुछ दिन बिता लेते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं। जो इनका चलता फिरता इनका घर होता है। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या लेन देन, क्या व्यापार करते हैं। तो भूटिया हिमालय के आदर्श गड़हरिये व्यापारी हैं। ये गड़हरिये हैं, जानवरों को चराते हैं, भेड़ बकरियों को ये चराते हैं और व्यापार करते हैं। उन्हीं का खाल ऊन से बने सामान जो बनाते हैं उनका ये व्यापार भी करते हैं। वे थोड़ी कृषि भी करते हैं, थोड़ी जहाँ कहीं ज़मीन अच्छी उपलब्ध हो गई, खेती के लायक हो गई तो कृषि भी कर लेते हैं। भेड़ें चराते हैं, कुटीर उद्योग धंधे अपनाकर व्यापार भी करते हैं। इनके पैसे स्थायी नहीं होते, ये कभी कृषि करने लगते हैं, कभी चलवासी क्या कहते हैं, ये भेड़ें बकरी चढ़ाते हैं, कभी भेड़ की ऊन से ये जो ऊनी कपड़े वगैरह बनाते हैं उनका व्यापार वगैरह भी करते हैं। तो एक तरह का कोई व्यापार नहीं करते, जैसा मौसम जैसी स्थिति वैसा ये काम करने लगते हैं। कृषि, भूटिया लोग कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं? कुछ क्षेत्रों में कृषि अत्यंत बहुत कठिन और सीमित है। तो भूट लोगों का क्षेत्र है वो तो हाई एल्टीट्यूड पे, आपको मालूम है कि ऊपर पहाड़ियों पर है, तो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि तो ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो इनका कृषि जो है वो सीमित है, कृषि के कारण सीमित है। खेतों के लिए उच्च भूमि निकाल लेना या उचित भूमि निकाल लेना, खेतों के लिए उचित भूमि निकाल लेना कई भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे पहाड़ी मिट्टी की भूमि की उर्वरा शक्ति, ऊंचाई, जलवायु आदि पर आश्रित होती है। इन सब चीज़ों पर आश्रित है, ठीक है। डिपेंड करती है कि कहाँ कैसी जलवायु है, कहाँ कैसी मिट्टी है, उस हिसाब से इन्हें भूमि को चुनना होता है कि किस पे हम खेती करेंगे। ये सभी परिस्थितियाँ यहाँ प्रतिकूल हैं, यानी कृषि की सारी परिस्थितियाँ ही यहाँ प्रतिकूल है। कृषि तो बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर, उसके बाद भी ये कृषि करते हैं, ठीक है। बड़ी मेहनत से खेत बनाते हैं अपना, और खेत बनाने के बाद उसमें खेती करते हैं। अतः कृषि सरल पहाड़ी ढालों तथा नदी घाटियों में छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के रूप में मिलती है। इनकी जो खेत मिलते हैं इस पहाड़ी ढालों पर मिलते हैं, सीढ़ीदार खेतों के रूप में मिलते हैं और बिखरे हुए मिलते हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी सी ज़मीन तैयार की है, तो जिन्हें शीत मरुस्थलों के नकलिस्थान कहा जाता है। इन्हें शीत मरुस्थल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और शीत ठंड पड़ रही है और बीच में कुछ खेतों में खेती हो रही है। तो बड़ा अच्छा दृश्य, सुंदर दृश्य भी है। तो नकलिस्तान की तरह ये लगता है, जैसे रेगिस्तान में चारों तरफ रेती रेत है और बीच में कहीं पर थोड़ी झाड़ियाँ पेड़ लग जाएं और पानी निकल आए, वहाँ पर कुंड बन जाए, तो बड़ा अच्छा सा दृश्य लगता है। तो उसी तरीके से नकलिस्तान की तरह ये होते हैं। पहाड़ी ढालों पर जहाँ सीढ़ीदार खेत बनाना बहुत सरल होता है वहाँ पर सघन कृषि की जाती है। जहाँ पर भी पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बन जाते हैं, सरल है, आसान है, उनका ढाल ज़्यादा तीव्र नहीं है, तीखा ढाल नहीं है,
वहाँ पर खेत जो है आसानी से बन जाते हैं, तो वहाँ पर खेत बनाकर ये सघन कृषि करते हैं। कृषि केवल ग्रीष्म काल में करते हैं, सिर्फ ग्रीष्म काल में ही ये लोग कृषि करते हैं, जब फसलों के लिए अधिकतम उपज काल 3.5 से 4 महीने का रहता है। ये फसल जो उनकी उगती है, और ये ऐसी फसलें उगाते हैं जो 3.5 से 4 महीने के अंदर बो भी ली जाए और पक भी जाए और काट भी ली जाए, ऐसी ही फसल ये उगाते हैं। यहाँ शीघ्र पकने वाली तथा अधिक शुष्क शीत सहन करने वाली फसलें पैदा की जाती हैं, जो वैसी फसलें ही पैदा की जाती हैं जो ज़्यादातर ठंड को सहन कर सकें। अच्छा, ग्रीष्म काल में गेहूँ, जौ तथा महुआ प्रधान फसलें इनमें उगाई जाती हैं यहाँ पर, और महुआ जो है यहाँ की प्रमुख फसल है, महुआ, ठीक है, जो यहाँ का मुख्य भोजन भी है। इस जाति का मुख्य भोजन महुआ भी है। इसकी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है महुआ की, जो यहाँ पर जो कृषि की जाती है, तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है ये अधिक है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पर उगाई जाती है। बिना सिंचाई के होने वाली कृषि को, सीढ़ीदार कृषि को यहाँ पर उर्वा कहा जाता है। उर्वा जो कृषि होती है ये बिना सिंचाई की होती है यहाँ पर, ठीक है, तथा सिंचाई द्वारा होने वाली कृषि को तलवा कहा जाता है। ध्यान रखना, बिना सिंचाई की जो कृषि होती है भूटिया लोगों की, उसे उपराव कहा जाता है, और जो सिंचाई से कृषि होती है उसे तलौब कहा जाता है। तलौब यानी तली की कृषि जो सिंचाई के द्वारा होती है, ठीक है, और उपराव मतलब ऊपर की कृषि जो बिना सिंचाई की होती है। अधिकतर जौ सबसे अच्छी भूमि पर उगाया जाता है। जौ की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी भूमि पर उगाई जाती है। रेतीली तथा पथरीली भूमि पर गेहूं उगाया जाता है। रेतीली और पथरीली भूमि पर गेहूं उगाया जाता है। गेहूं के लिए वैसे भी पानी कम मात्रा में जरूरी चाहिए है, और ज़्यादा तापमान भी नहीं चाहिए। फसलों को जड़ से नहीं काटा जाता। इनकी जो फसल जी कटाई करते हैं इनको जड़ से नहीं काटा जाता, बल्कि केवल बालें ही तोड़ ली जाती हैं। सिर्फ बालें तोड़ ली जाती हैं, कि फसल को जड़ से नहीं काटा जाता। बाल तोड़ने के लिए सरौता काम में लिया जाता है। सरौता जैसे सुपारी वगैरह काटते हैं, उससे ये लोग फलियों की जो पेड़ पौधे हैं और जो फसल है उसकी बालें तोड़ लेते हैं। फसल काटने का कार्य मर्द, स्त्रियां और बच्चे सभी करते हैं। आदमी, औरत और बच्चे सब मिलकर फसल को कटाई करते हैं। भूटिया लोग हलों के स्थान पर एक प्रकार की कुदाली, होय, प्रयोग करते लाते हैं। होय का प्रयोग करते हैं, कुदाली का। ये क्या कहते हैं, हल का प्रयोग नहीं करते, और उसे स्वयं बैलों की भांति खींचते हैं, और बैल नहीं इस्तेमाल करते, खुद जित जाते हैं उसमें और खुद ही खींचने लगते हैं। तो इसे यह हकबो तथा हल को अकरबो कहते हैं। भाई ये जो खेती की जो प्रणाली है इसको हकबो कहते हैं, और हल को ये अकरबो कहते हैं, ठीक है। घर के पास वाले खेतों में ये भेड़ बकरी के गोबर की खाद खूब देते हैं। घर के पास जहाँ इनका घर होता है वहाँ इनका खेत है, तो भेड़ बकरी और गोबर की खाद जो है ये खूब देते हैं। कंपोस्ट खाद ये लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, परंतु अन्य खेतों में खाद डालने की कोई प्रथा नहीं है। अगर घर के पास खेत है तो खाद डालेंगे, अगर घर से दूर खेत है तो खाद नहीं डालेंगे, ठीक है। कभी कभी पाला या ओलों से खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी भाई हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ तो बर्फ़ गिरेगी, ये बात सही है। ठंड ज़्यादा होगी तो पाला भी पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी फसल नष्ट हो जाती है कभी कभी। इससे कभी कभी पहाड़ टूट जाने से संपूर्ण पहाड़ के ढाल की फसल एक ढेर में परिणत हो जाती है। कभी कभी लैंडस्लाइड भी होता है पहाड़ों पर, ठीक है। लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ की ढाल से मिट्टी खिसकी, धीरे धीरे नीचे की कटाव हुआ और पहाड़ की ढाल से मिट्टी खिसकी तो पूरे खेत पे बिछ गई, तो पूरी फसल स्वाहा।
1 सेकंड के अंदर पूरी फसल खत्म हो जाएगी। ठीक है। पशुपालन तो बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं भूटिया लोगों के, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है उनका, जिस वातावरण में वो रहती हैं, तो उसमें बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं कृषि के लिए, ये समझ लो। अब इनका दूसरा ऑक्यूपेशन यानी जो 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 इनका व्यापार धंधा है, जो दूसरा है वो है पशुपालन। अब आप देखना कि कृषि की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम है उनको, या उनका इतना कठिन एटमॉस्फेयर है, वातावरण है जिसमें वो लोग सरवाइव करते हैं, उसकी वजह से वो खेती नहीं कर पाते हैं। तो खेती की स्थिति समझ ली। अब पशुपालन सॉरी पशुपालन, तो पशुपालन इनके जीवन का आधार है, मुख्य आधार इनके जीवन का पशुपालन है। बूट क्षेत्र में 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर शीत के कारण ग्रीष्म काल में मुलायम हरी घासें उत्पन्न हो जाती हैं। शीत के कारण मुलायम और हरी घासें ग्रीष्म काल में ऊपर उत्पन्न हो जाती हैं 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। घास के क्षेत्र 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। जो घास के बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं वो 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। इन चारागाहों को स्थायी भाषा में बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल या प्यार कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो घास के मैदान मिलते हैं, जिनमें ये बूट लोग अपने मवेशी वगैरह चराते हैं, तो इनको बुग्याल या बुग्याल या प्यार, वैसे बुग्याल और प्यार भी कहते हैं। ठीक है। तो बुग्याल और प्यार कहते हैं। भेड़ बकरियों तथा जीबू गाय तथा लामा की मिश्रित जाति है ये जीबू। भेड़ बकरियों तथा जीबू गाय और लामा दोनों जानवर लिए और उनसे मिक्स ब्रीड चेंज हुई, क्रॉस किया उनको, तो उससे एक नई किस्म बनी, उसका नाम है जीबू। एक नया तरह का जानवर बन गया। तो इनके प्रमुख जानवर हैं, ये जानवर जो हैं ये बहुत प्रमुख हैं। जीबू लद्दू पशु है। जीबू जो है ये लद्दू पशु है। इस पे ये अपने सामान लाद के ऊपर और नीचे आते जाते हैं, यानी ये विचरण करते हैं। भेड़ बकरियों से इन्हें दूध प्राप्त होता है, खाले, गोश्त और ऊन प्राप्त होता है भेड़ बकरियों से इन्हें। घास के क्षेत्रों में भूटिया लोगों के दैनिक स्थानांतरण देखने को मिलते हैं। और घास के जो क्षेत्र हैं इनमें भूटिया लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। दैनिक स्थानांतरण, रोज इधर से उधर घूमते रहते हैं, अपना सामान लेकर इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, भेड़ बकरियों को परात चढ़ाते रहते हैं, और जहाँ रात हो जाती है तंबू लगाकर वहाँ सो जाते हैं। स्थानांतरण भूटिया लोगों का एक जीवन क्रम है। सही बात है। 4 महीने ऊपर और 4 महीने नीचे, बाकी के 4 महीने ऊपर नीचे जाने में घूम जाते हैं। तो स्थानांतरण भूटिया लोगों का एक जीवन क्रम है। व्यापक दृष्टि से इनके निम्नलिखित 2 प्रकार के स्थानांतरण हैं। 2 प्रकार के स्थानांतरण। पहला लंबवत स्थानांतरण, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तो इसे कहेंगे ये लंबवत स्थानांतरण। दूसरा क्षैतिज स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। प्रथम प्रकार के स्थानांतरण चारागाहों की उपस्थिति तथा जलवायु में प्रवाहित होते हैं और बहुधा स्वभाव में दैनिक होते हैं। दूसरे प्रकार के स्थानांतरण जलवायु तथा व्यापार के कारण होते हैं। कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनने का कार्य स्त्रियां करती हैं। इनकी जो स्त्रियां हैं ये कपड़ा बुनती हैं। ठीक है। पारिवारिक कार्य करने के बाद इन्हें इस कार्य के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है, और जो परिवार का काम कर लेती हैं पूरे, तो उसके लिए इन्हें बहुत अवसर मिलता है। खाना आना पकाना, बच्चों को देखना, सब कुछ करने के बाद ये जब फ्री होती हैं तो ये कपड़ा बुनती हैं।
कुछ ऊन तो उन्हें अपनी भेड़ों से ही प्राप्त कर लेती हैं, इनकी जो भेड़ वगैरह होती हैं उनसे ही प्राप्त हो जाती है। बाकी की बची ऊन जो है वो तिब्बत से आ जाती है, तिब्बत के क्षेत्रों से ऊन आ जाती है। कुछ ऊन तो इन्हें इनकी भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है, प्रदान करती हैं, मतलब प्राप्त हो जाती है। शेष या आधा ऊन तिब्बत से आ जाती है। ये कई प्रकार का कपड़ा बनाती हैं, कई प्रकार का कपड़ा बनाती हैं। पद्दू, धुलमा, पन, रीवन, इन पहाड़ी स्त्रियों को कपड़े बुनने तथा रंगों की डिजाइनें डालने का उत्तम ज्ञान होता है, और इन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ये चतुर होती है। ठीक है। कुछ निर्धन भूटिया, जो गरीब भूटिया होते हैं, धनाढ़ परिवारों के यहाँ नौकरी करते हैं। जो इनमें जो अमीर जो भूटिया लोग होते हैं वो, उनके यहाँ जो गरीब भूटिया लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं। अमीर भूटिया वो भूटिया है जिसके पास ज़्यादा जानवर हैं, वो ज़्यादा अमीर हो गया, और जिसके पास कम जानवर हैं वो गरीब हो गया। ठीक है। तो जो अर्थव्यवस्था है ये जानवरों पर ज़्यादा डिपेंड है करती है इनकी। तो कुछ निर्धन भूटिया धनाढ़ परिवारों के यहाँ नौकरी करते हैं, धनाढ़ भूटिया परिवारों के यहाँ नौकरी करते हैं। ये भावर क्षेत्र में आकर स्थायी रूप से बस गए हैं, और भावर क्षेत्र जो है हिमालय की तलहटी में है, वहाँ पर स्थायी रूप से ये बस गए हैं और रहने लगे। कुछ चटाई तथा टोकरियाँ बनाकर जीवन चलाते हैं। कुछ भूटिया परिवार जो हैं वो चटाई बनाते हैं और टोकरियाँ बनाते हैं। मोस्ता चटाई, पिटारे, रिंगल, बेलनाकार पिटारे, रिंगल जो होते हैं बेलनाकार पिटारे आदि को ये पहाड़ी मेलों जैसे बागेश्वर में बेचते हैं। पहाड़ियों में जो मेले लगते हैं वहाँ पर ये अपना सामान जो बनाया है, इन्होंने हस्तकारीगरी की है, उसके वहाँ पर ये बेचते हैं और उनसे पैसे इनको मिलते हैं, तो इनका जीवन यापन चलता है। इनकी टोकरियाँ मजबूत, सुंदर व सस्ती होती हैं। अच्छा, ये जो टोकरी बनाते हैं ये मजबूत सुंदर होती है। कुछ लोग लकड़ी के बर्तन बनाते हैं और उस पर साधारण नक्काशी करते हैं। लकड़ी के बर्तन भी बनाते हैं भूटिया लोग और साधारण नक्काशी भी करते हैं। एस डी पंत के शब्दों में, एस डी पंत एक गोलवेत्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इनका रंग सफ़ेद तथा मंगोलियन जाति के हैं। ये इनका जो रंग है ये सफ़ेद है, गोरे रहते हैं भक्त, और इनकी जो जाति है, प्रजाति है, वो मंगोलाइट है। ध्यान रखना, मंगोलाइट है, यानी चौड़ा सिर है, इनका जो कपाल सूचकांक है ये चौड़ा है। ठीक है। तो चौड़ा है, ये हड्डियां जो हैं ये उभरी हुई हैं और पलकें थोड़ी सी तिरछी। ठीक है। तो ये मंगोल प्रजाति की है, मंगोलाइट है। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, ये बहुत अंधविश्वासी लोग। ठीक है। भूत प्रेतों में बहुत विश्वास रखते हैं, जादू टोना करते ही रहते हैं। इनकी आदतें जो होती हैं बहुत, अब ये समझ लो कि बहुत रूढ़िवादी हैं इनकी आदतें। ठीक है। कपड़े यदा बहुत कम धोते हैं ये लोग। भाई ठंड के मौसम में कौन धोएगा, नहाते भी कम ही। तो ये इतने ठंडे वातावरण में रहते हैं कि अपने कपड़े बहुत कम धोते हैं। ये सदैव, लेकिन ये लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं हमेशा। तो ये आपका जो भूटिया लोगों की जनजाति है ये हमने आपको बता दिया, पढ़ा दिया। अब अगली जो वीडियो होगा वो गोंड प्रजाति के, जो गोंड जाति है, जनजाति, सॉरी, जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति अधिकतर मध्य प्रदेश में रहती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। अभी पहले आप भूटिया देख लीजिए।